हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। जी हां, जानने का हक यानी देश का अकेला ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो लगातार बार बार आरटीआई की बात कर रहा है, आरटीआई के मुद्दे उठा रहा है। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, आपका हक। आप सभी जानते हैं कि आरटीआई यानी सूचना के अधिकार को करीब करीब 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 10 साल में इस कानून को आगे बढ़ाने में और इस कानून को सफल बनाने में करीब करीब पूरे देश भर में 39 आरटीआई एक्टिविस्टों को अपना बलिदान देना पड़ा है। जी हां, 39 आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याएं हुई हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बिल्डर माफिया या फिर खनन माफिया या फिर जो पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो घपले घोटाले चल रहे थे, जो भ्रष्टाचार चल रहे थे, उनके खिलाफ आरटीआई लगाकर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। 39 आरटीआई एक्टिविस्टों की देश भर में हत्याएं हुई हैं और अगर हमलों की बात करें तो करीब करीब 250 से ज्यादा आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमले हुए हैं, गंभीर हमले हुए हैं। और हमेशा से जब से ये कानून आया तब से बात उठती रही है, मुद्दा उठता रहा है कि आरटीआई एक्टिविस्टों की जो सुरक्षा, उनको कैसे सुरक्षा दी जाए, कैसे उन पर ये हमले रोके जाएं। और इसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई हैं। हमने अपने इस कार्यक्रम में ऐसे मुद्दे बार बार उठाए हैं, लेकिन आज जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो ये कि पहली बार, क्योंकि अब तक जो आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमले हुए, जो हत्याएं हुई, वो जो आंकड़ा था वो सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से जुटाया हुआ आंकड़ा था। आरटीआई जो आरटीआई पे काम करने वाली संस्थाएं उनकी तरफ से जुटाया गया आंकड़ा था, लेकिन इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा अब तक सरकार की तरफ से नहीं था। अब एक पहल करी है गृह मंत्रालय ने। वो पहल ये है कि गृह मंत्रालय ने बाकायदा अब एक नया फरमान जारी किया है, एक नया आदेश दिया है और इस आदेश के तहत तमाम राज्यों को, तमाम देश के पुलिस थानों को यह आदेश दिया गया है कि आंकड़े वो इस तरह से जुटाएं जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट, पत्रकारों और विसल ब्लोअर जो हैं उनके जो आंकड़े हैं, उनके ऊपर जो हमले होते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, उनको अलग तरह से सूचीबद्ध किया जाए। और इस संदर्भ में बाकायदा टेम्पलेट्स बांटे गए हैं राज्यों को। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं एक एक करके परिचय करा दूं। हमारे साथ अनिल चौधरी जी हैं। अनिल चौधरी जी सचिव रह चुके हैं आंतरिक सुरक्षा के गृह मंत्रालय में। हमारे साथ वेंकटेश नायक जी हैं, देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट, और अंजलि भारद्वाज, वो भी देश की जाने मानी आरटीआई एक्टिविस्ट है, एनसीपीआरआई से जुड़ी हुई। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि इस मुद्दे को हम आगे बढ़े, एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि दरअसल गृह मंत्रालय का आदेश क्या है और उसके बाद थानों को अब क्या करना पड़ेगा और कैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसके आंकड़े जुटाएगा। ये देख लेते हैं रिपोर्ट में। एक ऐसे दौर में जबकि पूरे देश से लगातार सूचना के सिपाहियों यानी आरटीआई एक्टिविस्टों और विसल ब्लोअर्स पर हमले की खबरें आ रही हैं, यह खबर राहत देने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तय किया है कि आरटीआई एक्टिविस्टों, पत्रकारों और विसल ब्लोअर्स पर हमलों के आंकड़े जुटाए जाएंगे। यह आंकड़े जुटाने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सभी राज्यों को नमूने पत्र भेज दिए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस साल अपराध के आंकड़ों के संकलन के लिए जो नमूना पत्र भेजा है उनमें 3 नए कॉलम जोड़े गए हैं। पहला पत्रकारों पर हमले, दूसरा विसल ब्लोअर्स पर हमले और तीसरा सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले। अब तक इन लोगों पर हमलों का रिकॉर्ड अलग से नहीं रखा जाता था, जिसके कारण आधिकारिक रूप से ऐसा कोई आंकड़ा देश के पास उपलब्ध नहीं जिससे यह मालूम हो सके कि किस वर्ष में दरअसल कितने पत्रकारों, विसल ब्लोअर्स और आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमले हुए हैं। जानकारों का मानना है कि यह सही दिशा में उठा पहला कदम है। ये जो मीडिया वालों का, विसल ब्लोअर्स का और आरटीआई एक्टिविस्ट्स का पर अटैक्स के जो डिटेल उन्होंने मांगे हैं वो सिर्फ मुख्यतया जो संसद में सवाल उठते हैं उनको ये ब्यौरा देने के लिए है, वो क्राइम इन इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरी तो ये डिमांड है कि उस क्राइम इन इंडिया का इसे हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग भी हैं, मीडिया वाले हैं या विसल ब्लोअर्स हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सबके सब लोकतंत्र को मजबूत
बनाने के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वैसे बीते 10 सालों में देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले 39 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और अनुमान है कि 275 से ज्यादा एक्टिविस्टों पर गंभीर हमले हुए हैं। लेकिन गृह मंत्रालय की इस पहल के तहत सिर्फ गंभीर मामलों को ही इन तीनों कॉलमों में दर्ज किया जाएगा। ऐसे मामले जो आईपीसी की धारा 325, 326, 326 ए और 326 बी के तहत आएंगे। हालांकि यह पहल अच्छी है, लेकिन शुरुआत में इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। जानकार यह भी मानते हैं कि केंद्र सरकार की इस पहल का असल लाभ तभी मिल सकता है जब राज्य सरकारें पुलिस थानों में बैठे अधिकारियों को इस बात की ट्रेनिंग भी दें और यह आदेश भी दें कि इन आंकड़ों को दर्ज करने में कोताही न बरती जाए। पर इस सब के बावजूद हमें यह ध्यान रखना होगा कि सूचना के सिपाहियों पर हमलों को रोकने की दिशा में यह सिर्फ पहला कदम है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देश में जब से सूचना के अधिकार कानून लागू हुआ है, लगभग तभी से आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले, उनकी हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब गृह मंत्रालय की एक अच्छी पहल है कि एक डेटाबेस तैयार कर करके कम से कम उन भ्रष्टाचारी जो संगठित हो चुके हैं उन पर एक असर पड़ेगा कि कोई भी आरटीआई कार्यकर्ताओं के जो हमले पर अगर हमले करेंगे, चाहे उनकी हत्याएं करेंगे, तो वो एक डेटा तैयार कर रहा है गृह मंत्रालय। इससे उन पर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली से विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। अनिल चौधरी जी, आप गृह मंत्रालय में रहे हैं। ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को ये जो कहा गया और ये जो जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए, नए कॉलम बना दिए गए, दरअसल इसके मायने क्या क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे पुलिसिंग में या फिर ऐसे मामलों को सुलझाने में या आंकड़े इकट्ठा दरअसल होंगे तो उसका ग्राउंड पर किस तरह से फर्क पड़ेगा? पहले हम ये समझना चाहेंगे आपसे। पहले तो ऐसे लोगों की गणना करनी पड़ेगी जिनका हो गया, उनके तो आपको सेंसस और स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगी जी। जिनके ऊपर होने वाला है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो जोखिम उठा रहा है उसको मेरे ख्याल से खुद ही अप्रोच करना पड़ेगा इस बारे में, उसी को इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी और उसको अप्रोच करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, जहां भी रह रहा है, जिस जिले में भी रह रहा है। एक लीगल सेल भी है उसके लिए कोर्ट्स के मार्फत, जहां मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। उसके बाद स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस की एजेंसीज उसको असेस करेंगी किसको खतरा है, किससे खतरा है, कहां खतरा है। उसके बाद सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और उसको सुरक्षा मिलेगी, ये मैं मानता हूं। जो बड़ी बात है कि आप इस तरह के आंकड़े जुटा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आंकड़े जुटाने की कोशिश हो रही है कि भाई अगर आपके ऊपर हमला होता है तो थानेदार आरटीआई एक्टिविस्ट है, आप पे हमला होता है तो आपकी रिपोर्ट जो है उस कॉलम में लिखी जाएगी जिसमें दर्ज होगा कि आरटीआई एक्टिविस्ट पे हमला हुआ। यह देश को पता चलेगा दरअसल कितने आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमले हुए हैं, किस थाने में ज्यादा हमले हो रहे हैं। इस तरह का अगर डेटा आपके पास उपलब्ध होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा पुलिसिंग में? क्या फर्क पड़ता है? देश बहुत बड़ा है हमारा, फैला हुआ है, कहीं पर हिंसा ज्यादा है, कहीं कम है समाज में। तो ऐसे हिंसक पॉकेट्स में वो सतर्कता ज्यादा करनी पड़ेगी। दायित्व है पुलिस का कि उनको सुरक्षा दे। सुरक्षा देना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि ये स्पेशली जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये चलते रहते हैं, जोखिम उठाते हैं, घर पे नहीं रहते, सिर्फ गुप्त तरीके से उनके साथ कंसील्ड वेपन के साथ कोई चलता चाहिए, उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। और इसके बाद इंटेलिजेंस ऑपरेशन कि कौन इनके ऊपर हमला कर सकता है, कैसे उस हमले को रोका जा सकता है। ये एक बात हुई। लेकिन वेंकटेश जी, क्या आपको लग रहा है, आप लोग लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं
कि एक्टिविस्टों पर जो हमले होते हैं उसको कैसे अभी हम विसल ब्लोअर जो प्रोटेक्शन बिल है वो भी हम देख रहे हैं कि अभी संशोधन के लिए राज्यसभा में पेंडिंग है। तो ये जो पहल है क्या आप स्वागत करेंगे? आपको लगता है कि एक तरफ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन हम बिल देख रहे हैं कि अभी तक लागू नहीं हुआ, वो एक्ट लागू नहीं हुआ, दूसरी तरफ एक नई पहल होती है, तो इसका स्वागत करेंगे आप? जी बिल्कुल, ये कदम जो आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए सरकार ने उठाया है ये बिल्कुल वेलकम है, स्वागत करने योग्य है, क्योंकि इस बात का ये सबूत है कि सरकार ने मान लिया कि ये जो किस्से हो रहे हैं ये वाकई में समाज में होने नहीं चाहिए और सरकार को इसके ऊपर निगरानी रखनी है। और निगरानी रखने के लिए सबसे पहला कदम जो है वो आंकड़ों को इकट्ठा करना, तो पता तो चले कि हमले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये तो सबसे पहला कदम ये बहुत पहले करना चाहिए था। चलिए 10वें साल में ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक जो आंकड़े इनके पास मिलेंगे वो केवल इस प्रकार के आंकड़े होंगे जो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा पुलिस के सामने जाकर अपना बयान देकर अपने प्राथमिक सूचना विवरण को लिखवाकर FIR लिखवाकर बाद में वो दर्ज होता है इन आंकड़ों के टेम्पलेट में। जब तक वो पुलिस के पास में वो रिकॉर्ड नहीं आएगी तो इन हमलों के बारे में सरकार के पास जानकारी पहुंचेगी भी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप विसल ब्लोअर कानून के बारे में बात कर रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने सरकार में हो रहे कुकृत्य या कोई भी करप्शन के मामलों को लेकर या फिर किसी भी गुनाह या अपराध हो रहा है या हुआ है, घटा हुआ है, उस तरह के बातों को लेकर जिसको उजागर करके सिस्टम के में रहकर आपने आवाज सिस्टम के अंदर रहकर और साथ ही सिस्टम के बाहर रहकर, क्योंकि हमारे देश में पूरे दुनिया में पहला ये कानून है जहां पर सिस्टम के बाहर के व्यक्ति जो हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं या फिर समाज सेवी संगठन हो सकते हैं, उनको भी विसल ब्लोअर के रूप में देखा गया है, जो देश दुनिया के और किसी भी कानून में नहीं है। तो इसलिए भारत का जो ये कदम है इसको सराहा जा रहा है। जो संशोधन है उसके बारे में बाद में तो बात करेंगे ही, लेकिन उस कानून से केवल जानकारी मांगने से जिन नागरिकों के ऊपर और सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमले होते हैं उसको तो वो कानून रोकेगा ही नहीं जी। क्योंकि वहां पर सबसे पहले तो शिकायत करनी पड़ेगी कि सरकार में हो रहे कुकृत्य के बारे में और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होते हैं, तब जाकर उनको सुरक्षा मिलेगा। लेकिन ये जो कदम उठाया गया है कि आंकड़ों को इकट्ठा करना, ये यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, केवल फाइल में बंद नहीं होने चाहिए कि इस महीने में इतने लोगों के ऊपर हमले हुए और इतने जो है घातक थे और इतने एक्टिविस्ट मर गए। उसके आगे उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाएं इसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा। अंजलि जी, इसमें तकनीकी पहलू कई हैं। ये अभी तो सरकार की ओर से एक आदेश तो आ गया है, लेकिन जानकारी मान रहे हैं कि जो इसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 325, 326, 326A, 326B इसमें होंगे। पर एक बड़ा पहलू यह कि जो कार्यकर्ता की जिसकी हत्या हो जाएगी वो 302 में जाएगा, तो फिर सवाल है कि ऐसे में आप उसको आंकड़ा कैसे जुटाएंगे। दूसरी समस्या ये भी आ सकती है कि आप थाने में जाएंगे, आपके ऊपर हमला हुआ, आप कहेंगे आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप तहरीर देंगे इस बात की, जरूरी नहीं कि पुलिस आपको उस तरह से वो तहरीर लिखने की इजाजत दे। ये तकनीकी पक्ष है, इनका क्या समाधान देखती है? देखिए, जैसे कि अभी बातचीत हो भी रही थी, मेरे ख्याल से ये अपने में एक अच्छी पहल है कि सरकार ये मानती है कि विसल ब्लोअर्स की जो सूचना के अधिकार मांगने के समय उन या फिर ऐसे लोग जिनको की या हत्या की जा रही है या उन पे अटैक्स हो रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, बाकायदा उसके ऊपर निगरानी भी रखी जा सकती है। वो अपने में अच्छा कदम है। पर जो तकनीकी बातें जो आपने कही उसके अंदर इससे भी बहुत सारी और भी बातें हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर हम मामूलन देखें कि यदि कोई एक्टिविस्ट की हत्या होती है तो कभी भी क्लैरिटी होती ही नहीं कि हत्या किस कारण से हुई है। तो यदि हमने बहुत सारे एक्टिविस्ट जो आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की गई है उनकी जब एनालिसिस किया है केसेस का, तो किसी के अंदर स्पष्ट रूप से कभी दर्ज होता ही नहीं कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट थे, ये कारण था। उसमें बहुत सारे और कारण भी मिला के इस तरीके से एक रिपोर्ट बन जाती है कि कभी क्लैरिटी रहती ही नहीं है। अब इसमें एक अभी हम ये कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि ये कदम उठाया जा रहा है, पर इसमें एक डेंजर भी मुझे नजर आता है। वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हर एक अटैक को कह दिया जाए कि ये तो आरटीआई या फिर विसल ब्लोइंग के कारण था ही नहीं, इसमें तो कोई और एंगल था, पर्सनल एंगल था, इसके कारण हुआ, तो एक्चुअली तो कोई अटैक्स हुए ही नहीं। ये भी एक डर बना रहता है और जो मेरे ख्याल से इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उसको अपने ध्यान में रखें। पर और ये जो डर आप कह रही है, ये डर इसलिए भी क्योंकि ज्यादातर जो आरटीआई एक्टिविस्टों की 39 आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याएं, उनमें से शायद ही कोई मामले हैं जिनको सही से जो है
मुकाम तक पहुंचाया गया या जिनमें सही सजा से हुई या इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट हुआ, सही बिल्कुल। से हुआ हो। इसमें एक दो चीजें मैं और जोड़ना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि जहां तक हम सूचना के अधिकार में सूचना मांगने वाले लोगों की बात करते हैं और उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, हम शुरू से यही बात कहते आ रहे हैं कि एक विसल ब्लोअर कानून अच्छी बात है, लेकिन जो धारा 4 है उसको सशक्त करने की जरूरत है सूचना के अधिकार कानून की। हमने 42 केसेस को जब स्टडी किया, उसमें से ज्यादातर केसेस ऐसे थे जो कि पीडीएस के अंदर, राशन के अंदर, पेंशन के अंदर बेनिफिशियरीज की लिस्ट को मांग रहे थे या फिर उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करने के लिए सूचना मांग रहे थे। ये सारी सूचना तो उन पर हमले हो रहे हैं और ये सारी सूचना तो धारा 4 के तहत मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं रही है। तो उनको सामने आकर अपने ऊपर जोखिम उठाकर एप्लीकेशन डालनी पड़ी और उनकी हत्या हो रही है। नंदी सिंह का केस ले लीजिए आप असम में, बिश्नोई का केस ले लीजिए आप राजस्थान में, तमाम ऐसे केसेस हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। पहली चीज है धारा 4 का क्रियान्वयन सशक्त हो। दूसरी बात यह है कि ये केंद्रीय सूचना आयोग ने इस कदम को उठाया है, बाकी आयोगों को भी जरूरत है कि जहां पर ये पता चलता है कि सूचना मांगने से हमला हुआ है, ऐसे केस में उस सूचना को पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए, जिससे कि क्योंकि इसलिए हमला हो रहा है कि सूचना मांगने वाला डर जाए। तो यदि ये डर पलट दिया जाएगा और पब्लिक अथॉरिटी पे होगा कि अगर किसी को धमकाया गया, हमला किया गया, तो वो सूचना तो बिल्कुल ही सार्वजनिक हो जाएगी। आएगी तो कम से कम जो छुपाना चाह रहा है उसको एक डर रहेगा कि भाई मेरा पर्पस सॉल्व नहीं रहेगा। 9 मई 2014 को विसल ब्लोअर जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो संसद के दोनों सदनों से इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया। फिलहाल इसमें संशोधन है जो लोकसभा से पारित हो चुके हैं और लेकिन राज्यसभा में फिलहाल ये मामला अटका हुआ है। और संसद में हम जो देख रहे हैं जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है, सरकार को काम करने से रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद ये उम्मीदें कम लगती हैं कि इस मानसून सत्र में कुछ होगा। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मानसून सत्र में कम से कम इस मुद्दे पर तमाम पार्टियां एक हों और इसको आगे बढ़ाएं और इस बिल को पारित कराएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बहस को हम जारी रखेंगे। कैसे विसल ब्लोअर जो हैं और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए, इस ब्रेक के बाद। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सरपंच जी, काम कब मिलेगा? 1 महीना हो गया, रोजगार के लिए अर्जी दी थी, ये देखो रसीद, तारीख भी लिखी है। अरे भाई, जब काम शुरू होगा तो मिल जाएगा। काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता तो दो सर जी। कैसा बेरोजगारी भत्ता? महात्मा गांधी नरेगा में मांगने पर 15 दिन में रोजगार मिलता है, वरना हर रोज मिलता है बेरोजगारी भत्ता। सच? हाँ माँ। अब बोलो सरपंच जी। मांगने पर 15 दिन में रोजगार, रोजगार नहीं तो हर रोज बेरोजगारी भत्ता। महात्मा गांधी नरेगा, आपका हक। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन पर जो देश भर में हमले होते रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे आरटीआई एक्टिविस्टों को सुरक्षा दी जा सकती है, उस पर हम बात कर रहे हैं। और ये मुद्दा इसलिए गर्मा गया, इसलिए अहम हो गया क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया जिस आदेश के तहत मीडिया पर्सन्स, विसल ब्लोअर और आरटीआई सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनके ऊपर जो हमले होते हैं उनको एक अलग तरह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को दर्ज करने के लिए कहा गया। यानी कि एक नया आंकड़ा होगा जिसमें यह पता चलेगा कि दरअसल कितने आरटीआई एक्टिविस्ट और विसल ब्लोअर्स पर हमले हुए हैं। अनिल जी, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल है वो अभी अटका ही हुआ, हम उसकी बात लगातार कर ही रहे हैं। दूसरी तरफ हमने कहा कि अब गृह मंत्रालय आंकड़े जुटाएगा। इसमें जब ये गृह मंत्रालय का आदेश है कि आपको इस तरह से इसको क्लासिफाई करना है, तो एक यहाँ पर आता है कि भाई बहुत से पुलिस थानों में आप जाते हैं, अपनी तहरीर लिखाते हैं, तो आपके सामने इस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। खास करके कोई व्यक्ति गया है, उसने कहा कि भाई मैंने फलाना आरटीआई लगाई थी और इसलिए जो है मुझको धमकाया गया, इसलिए मुझ पर हमला हुआ। पुलिस उसको हम देखते हैं कि हर तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में या इस तरह के आनाकानी करती है। अब जबकि इतना टेक्नोलॉजी आ गई है, दिल्ली जैसे शहर में हम देखते हैं कि आपको एफआईआर लिखाने तो आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें अगर पूरे देश भर में हो, ऑनलाइन हो, इस तरह से लोग लिख पाए, तो शायद जो डेटा कलेक्शन है वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो पाएगा।
अशोक जी, इस संदर्भ में एक मुद्दा बहुत अहम है। वो ये हमको मानना चाहिए कि पुलिसिंग लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या पार्लियामेंट बिल लाई है, अच्छा कदम है, पास भी हो जाएगा, वो भी अच्छा होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, मेरा तजुर्बा तो ये रहा है कि इंटेंशंस बड़े अच्छे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में मामला हमेशा गड़बड़ा जाता है, नहीं होता, वो डिलीवरी नहीं होती जो हम देना चाहते हैं नागरिकों को, वो सुरक्षा नहीं मिलती है जी। पुलिस की भी लिमिटेशंस होती हैं, मैं ये बता रहा हूं आपको, प्रोटेक्शन के बावजूद लोगों की हत्या होती है। एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को पहले मारा जाता है, उसके बाद अपने टारगेट को मारा जाता है। तो ये थोड़ा तो फुल प्रूफ या फेल प्रूफ, फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वही है कि अगर पॉलिटिकल विल कहीं दिखाई दे तो और निडर बने, और साहस दिखाएं, और मामले सामने लाएं, इतना उनको कॉन्फिडेंस में मिलना चाहिए कि हमारे लिए सरकार कर रही है। वेंकटेश जी, जैसे कहा था कि कई सारी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। 2013 में कोलकाता हाई कोर्ट का जो फैसला था, उस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये इस संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि आप पिन कोड अपने नंबर से, पोस्ट बॉक्स नंबर से आप आरटीआई लगा सकते हैं, जिसमें आपका नाम पता डिस्क्लोज नहीं होगा। लेकिन बहुत से आरटीआई एक्टिविस्टों की शिकायत है कि जब वो पोस्ट बॉक्स नंबर लगाकर आरटीआई लगाते हैं तो उनको जानकारी नहीं मिलती। तो फिर बात आ जाती है कि आप कितने प्रयास कर ले इंप्लीमेंटेशन में, अगर कोर्ट का, हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट की कई बात जो है इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो सवाल है कि आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, जहाँ तक कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका अमलीकरण में कुछ समस्याएं तो आएंगी ही, क्योंकि कई सारे लोक प्राधिकरण जो हैं अपने आरटीआई के प्रति जवाब जब भेजते हैं तो उसको पंजीकृत डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से भेजते हैं। तो जाहिर है कि इस तरह के डाक जब आते हैं तो वो पोस्ट बॉक्स में डिलीवर नहीं होंगे, क्योंकि उसको लेने वाले का हस्ताक्षर दिए बिना वो डिलीवर नहीं होगी। तो इस तरह के, जैसे केंद्र सरकार का जो नियम है और उनका जो नीति है कि सारे जवाब, चूंकि समय सीमा के अंदर अंदर पहुंचानी जरूरी होती है, इसलिए वो रजिस्टर्ड डाक से भेजते हैं या स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, जो जल्दी पहुंच जाता है। तो इसमें कुछ तो अमलीकरण की समस्याएं हैं, लेकिन उस आदेश में यह भी कहा गया है कि जहां जरूरी है वहां पर पता मांगी जाए, लेकिन जहां जरूरी नहीं है तो फिर आप पोस्ट बॉक्स में भेज सकते हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक और आदेश है जो और भी अच्छा है। संगठित रूप में जानकारी मांगने के लिए उन्होंने एक पहल कदम उठाई है और बोला है कि क्यों जरूरी है कि एक सूचना के आवेदन में एक ही व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर हो। 10 लोग मांग सकते हैं, बस इतना बता दें कि उनमें से कौन फीस देकर जानकारी लेने के लिए जिम्मेदार रहेगा। तब होगा क्या कि 10-10 लोगों पर हमला जो होंगे वो तो कम हो ही जाएंगे। तो ये संगठित रूप से जानकारी मांगना, क्योंकि ये केवल एक नागरिक का हक नहीं है, मैं तो ये मानता हूं कि प्रजातंत्र में ये तो सामाजिक हक है कि सरकार से जवाब मांगे, हिसाब मांगे, क्योंकि सरकार जो चुनी जाती है वो समाज के अच्छाई के लिए, समाज के अच्छे संचालन के लिए और अच्छे सुशासन के लिए बनाई जाती है। तो इस सामाजिक रूप से जो इस तरह के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है ये तो खुद ब खुद हम लोग करेंगे ही, लेकिन केवल इस तरह से आदेश पारित करने से, जैसे केंद्र गृह मंत्रालय ने किया है, काफी नहीं होगा। क्योंकि जो जानकारी इकट्ठा करेंगे पुलिस थाने के स्तर पर, उन लोगों को दिशा निर्देश की जरूरत है। सबसे पहले करना पड़ेगा उन लोगों सबसे पहले दिशा निर्देश की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बारे में जो तकरीबन 1 साल पहले आया था कि आपके पास किसी भी संज्ञेय अपराध के घटने के बारे में जानकारी पहुंचती है तो एफआईआर लिखने से इनकार नहीं कर सकते। इनकार करेंगे तो ये कानूनी तरीका नहीं होगा, ये गैर कानूनी हरकत होगी। हाँ बिल्कुल। अंजलि जी, एक आखिरी बात, इसके अलावा ये एक प्रयास ठीक है किया गया, विसल ब्लोअर हम देख रहे हैं कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो कानून जल्द से लागू हो देश में। इसके अलावा और आपको क्या लगता है, जो आपने कहा कि भाई सार्वजनिक सूचना तमाम राज्यों में इस तरह की वो हो, और क्या किया जा सकता है कि इस तरह के हमले रुके, या केंद्र सरकार की ओर से और क्या पहल हो सकती है? आंकड़े जुटाना एक शुरुआत हो सकती है, आगे क्या? देखिए, अभी जो चर्चा हुई उसमें एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि जो इंसान जोखिम उठाकर आगे आते हैं उनको सुरक्षा देने की बहुत जरूरत है, और साथ ही उनको सुरक्षा देना बहुत कठिन भी है, क्योंकि आसान नहीं है। चाहे हम कानून भी बना दें, उसका क्रियान्वयन भी होने लगे, तभी भी क्या आप स्टैन गन का किसी को लेकर साथ में भेजेंगे, कैसे करेंगे, उसका क्रियान्वयन अपने में भी मुश्किल है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जब एक स्टैट्यूटरी राइट आता है, जब अधिकार मिलता है लोगों को कानूनी रूप से, तब एक ढांचा जो बनता है वो लोगों को सशक्त
करता है और उस ढांचे को होना बहुत जरूरी है। उसी कारण से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो कानून है उसमें बहुत सारी कमियां होने के बावजूद, उसकी लिमिटेशंस को जानने के बावजूद ये मांग चल रही है कि उस कानून को क्रियान्वित किया जाए। हम अगर देखें, इतने सारे आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैं, विसल ब्लोअर्स हैं, जिन्होंने जाकर पुलिस में शिकायत करी, जिन्होंने कहा कि मुझ पर हमले होने की पूरे अंदेशे हैं, मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं करा क्योंकि आज कोई कानून नहीं है। केंद्रीय सरकार की आपने बात की, उनसे अपेक्षा अभी भी यही है कि वो तुरंत से तुरंत इस कानून को लागू करें। जो संशोधन है उसमें बहुत आपत्तियां हैं क्योंकि वो संशोधन पूरी तरह से इस कानून को डाइल्यूट कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। उन अमेंडमेंट्स को बिल्कुल हटा देना चाहिए। उसके लिए आपको एक और बार फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना पड़ेगा, कंसेंसस बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी किया था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल के लिए। उस तरह का आपको दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। पर फिलहाल आज आप तीनों यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज का जो मुद्दा हमारा था, गृह मंत्रालय की जो पहल थी, उस पर हम बात कर रहे थे। दरअसल इससे क्या जमीनी स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर बात कर रहे थे। इस बीच देश भर में जो कुछ होता रहा वो सब समेट के लाए हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर लखनऊ नगर निगम का लाखों रुपए हाउस टैक्स बकाया है। सूचना के अधिकार कानून से ये मामला जब सामने आया है तो लोगों में ये बातें हैं, ये चर्चा है मीडिया में कि आखिर हाउस टैक्स अखिलेश यादव क्यों नहीं चुका रहे हैं। दरअसल कोई अधिकारी बोलने के लिए इस पर तैयार नहीं है, लेकिन जब मामला प्रकाश में आया है तब भी कोई बात अभी तक अखिलेश यादव के ऑफिस से नहीं आई है। दरअसल उनके कार्यालय पर लगभग 63,31,267 रुपये बाकी हैं, जबकि उनके आवास पर हाउस टैक्स, नगर निगम का हाउस टैक्स 3,53,662 रुपये बाकी हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला अभी सुर्खियों में है। व्यापम घोटाले में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हैं और उसमें कई हत्याएं का जो मामला है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन सूचना के अधिकार कानून, जी हां, आरटीआई से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि 1970 में जब से व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जब से गठन हुआ है, 1970 में इसका गठन हुआ था, तब से उसके आंतरिक खातों का ऑडिट ही नहीं हुआ है। जबकि व्यापम हर साल लगभग 40-50 परीक्षाएं आयोजित करता है और उसमें करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। Do not presume that the entire list contains indictment of players. The ban has been imposed not because of the malpractices of the players, it has been imposed by the owners or de facto owners who have been found to have been betting. IPL comes under the National Federation. You can't say it doesn't come under National Federation. But you're saying national scrutiny, yes, certainly it should. It should, and a good body with clean affairs should have no problem with this. Just because you do not like an office bearer of a particular state, you cannot kick out that state from the cricketing activities. इस रविवार प्रधानमंत्री करेंगे जनता से संवाद। क्या होंगे मुद्दे, किस विषय पर होगी बात, क्या है प्रधानमंत्री के मन में? मन की बात 26 जुलाई सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर।